So, well, students, we are going to discuss about the next and the last topic of the chapter determinants, that is application of the determinants and matrices, which is the exercise 4.36 of the NCERT mathematics book. ठीक है जी. सो सबसे पहले देखिए हम कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट करेंगे. देखो हमने डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिया, मैट्रिसेस भी पढ़ लिया. अब इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है कि एप्लीकेशन जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस है हमें एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है, उस चीज़ को पढ़ेंगे हम. तो उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. अब मुझे पता है कि जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस ये है कि जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेते हैं, देखिए ये बहुत जैसे सिंपल इक्वेशंस हैं, मतलब इक्वेशंस इन अ 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन अ 3 वेरिएबल. ठीक है, ये इक्वेशंस जो हैं हम बहुत तरीके से 10th क्लास से बहुत तरीके से हमने 3 मेथड पढ़े उनको सॉल्व करने के, बहुत देर से हम सॉल्व करते आ रहे हैं. सो दिस इज in this, by using the determinant and by using the matrices method, we can also solve the system of the equation. ये one of the application है determinant और matrices की, कि हम system of equations को बहुत easily using determinants and matrices उसको solve कर सकते हैं. ठीक है जी. तो मैंने क्या किया है कि सिस्टम ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया जिसमें मेरे पास 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड है 3 वेरिएबल में, और 3 ही इक्वेशंस है मेरे पास. ठीक है जी. तो आपको पता है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होंगी तभी वो सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. तो अगर जैसे मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्यूशंस आते हैं. ये हमने 10th क्लास में पढ़े थे. तो वो सोल्यूशन या तो कंसिस्टेंट होते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं. तो 2 टाइप ऑफ द सिस्टम ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द सिस्टम आ गया. फर्स्ट वन इज द कंसिस्टेंट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम. सोल्यूशन पे बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. तो या तो इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन. ये हम पढ़ चुके हैं, हमने 10th क्लास में पढ़े थे कि 3 तरीके के सोल्यूशंस आते हैं. ठीक है. या यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन आता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए, जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अगर तो उसका जो है अगर सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है. ठीक है. हम चेक कर लेंगे उसको कि सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है, वो हम चेक करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कब हमने चेक करना है. ठीक है. तो अब देखिए कि जब सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होता है तो आपने याद रखना है कि उसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नो सोल्यूशन. अब नो सोल्यूशन कब आता है, जब देखिए कोई भी सिस्टम का जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 हो जाता है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. ठीक है. सिंगुलर मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होता है हम कहते हैं ना कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब उसको सोल्यूशन जो है हम नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है. तो ऐसे केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा. ठीक है जी. सेकेंड वन इज कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. और एग्जिस्ट करेगा तो यानी कि यहाँ तो वो यूनिक सोल्यूशन आएगा, यानी तो क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. यहाँ तो ए के सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से बहुत सारे सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. हम वो चेक करेंगे कि कब वो यूनिक आता है, कब वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं उसके. ठीक है. हाँ. तो आपने बस भी यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी आएंगे, हम इसको आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन. वहाँ पे लिखा होगा कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करोगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. आपने सिर्फ इतना ही चेक करना है कि यू हैव टू चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें बताएगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है. बस आपने इतना याद रखना है. ठीक है जी. तो ये एग्जामिनेशन होगी, मतलब कि चेक करना होगा कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को चेक कैसे करेंगे. ठीक है जी. सो नेक्स्ट बात हम करते हैं वर्किंग रूल फॉर द सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस. कि मैंने बता तो दिया कि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, पर उसको सॉल्व कैसे करना है, वर्किंग रूल क्या है, क्या रूल भरेंगे. देखो मैंने ये जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा है यहाँ पर. ठीक है. मैं क्या करूँगी, मैं ना सिर्फ इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लूँगी. कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि मैं इसकी वेरिएबल्स को नहीं ले रही हूँ अभी, सिर्फ मुझे कोफिशिएंट्स को कंसिडर करना. तो कोफिशिएंट्स को जैसे मैं इसके
इसके सिर्फ कॉफिशेंट्स को कंसिडर कर रही हूँ, लाइक A1 B1 C1, इसके कॉफिशेंट्स। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी। आई एम जस्ट ओनली कंसिडरिंग द कॉफिशेंट। और इसके अब जो ये है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, अगर उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, और ये D1 D2 D3, यहाँ पे भी कोई होगा कांस्टेंट D1 D2 एंड D3, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, D1 D2 एंड D3, ठीक है। तो देखिए अगर इसको मैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फिर से दोबारा यही बन के आ जाएगी, ठीक है, मतलब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, तो इसकी मैंने एक बना लिया कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, इसकी मैंने बना ली एक वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, और ये मेरे पास D1 D2 D3, ठीक है। अब ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ A, इस वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ X, इस वाली मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ B। तो ये मेरे पास एक बन के आ गया है AX इक्वल्स टू B, ठीक है जी, AX इक्वल्स टू B। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स का मतलब है कि आपने इसको इस इक्वेशन को, एक मेरे पास ये बन के आ गई X इक्वल टू B, इसको मैं A इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे पहले यानी कि फर्स्ट यहाँ पे मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, A इनवर्स के साथ, ठीक है। देखिए कैसे करूँगी, A इनवर्स X इक्वल्स टू A इनवर्स B, ठीक है। तो देख लीजिए ये क्या आएगा, A इनवर्स, इसके साथ A भी था ये, ठीक है, A इनवर्स A X इक्वल टू A इनवर्स, मतलब प्री मल्टीप्लाई, मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो A इनवर्स A की इसके इक्वल होता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो X इक्वल टू A इनवर्स B। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि इसके अगर आपको मैट्रिक्स को ऐसे लिख लूँ, अगर मैं X इक्वल टू A इनवर्स B, तो इस तरीके के साथ हम जो है इनवर्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि आप जब भी आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो, आप सबसे पहले उसको Ax इक्वल टू B वाली फॉर्म में लिख लोगे, इसके बाद प्री मल्टीप्लाइंग इट विद A इनवर्स X इक्वल टू A इनवर्स B। सो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा A इनवर्स B। इसके साथ हम जो है X जो मेरे पास यहाँ पे है, X कौन सी मैट्रिक्स थी, X Y एंड Z वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो जब ये मेरे पास इधर आ जाएगा X Y Z वाली मैट्रिक्स ये आ जाएगी, तो मेरे पास X Y Z यानी कि इसकी सोल्यूशन वाली मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगी, X Y Z की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास X इक्वल टू A इनवर्स B से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट we will see about the different cases of the consistent and inconsistent of the system.